कभी सोचा है कि नई नई जानकारी हमारे सामने कैसे आती है, या जो बातें हम सालों से जानते हैं उन्हें परखा कैसे जाता है? तो चलिए आज इसी दुनिया को समझते हैं जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी शोध अभिक्षमता। ये सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी एक बहुत ही जरूरी स्किल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि रिसर्च का मतलब क्या है और उसकी क्या खासियतें होती हैं। फिर देखेंगे कि ये कितने तरह की होती है। उसके बाद हम पूरी रिसर्च प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और आखिर में हाइपोथेसिस और सैम्पलिंग जैसी ज़रूरी तकनीकों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये रिसर्च है क्या? इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें, एक मजबूत नींव रखते हैं। चलिए समझते हैं कि रिसर्च का असल मतलब क्या है और वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी स्टडी को एक अच्छी रिसर्च बनाती हैं। देखिए, किसी भी बड़ी और मुश्किल परिभाषा में जाने से पहले क्यों ना हम इस शब्द को ही तोड़कर देखें। अक्सर ना किसी भी कॉन्सेप्ट का असली मतलब उसके नाम में ही छिपा होता है। रिसर्च, ये शब्द असल में दो हिस्सों से बना है। पहला है री, जिसका मतलब है फिर से, और दूसरा है सर्च, जिसका मतलब है खोजना। तो मतलब बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो रिसर्च का मतलब हुआ फिर से खोजना, किसी टॉपिक के बारे में नए फैक्ट्स ढूंढना या फिर जो जानकारी पहले से मौजूद है उसे एक नए नजरिए से परखना। और पीवी यंग जैसे एक्सपर्ट्स इसी बात को थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं। वो कहते हैं कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक तरीका है, मतलब एक तय प्रक्रिया है जिससे हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपनी पुरानी धारणाओं को सुधारते हैं या फिर जो सिद्धांत पहले से हैं उन्हें वेरीफाई करते हैं। तो ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है बल्कि उसे व्यवस्थित तरीके से समझना है। और यहीं से रिसर्च की कुछ मुख्य खासियतें निकल कर आती हैं। देखिए, अच्छी रिसर्च कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव यानी निष्पक्ष और लॉजिकल होती है। इसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है और सबसे ज़रूरी बात, ये एम्पिरिकल एविडेंस पर आधारित होती है। इसका मतलब ये है कि रिसर्च सिर्फ विचारों पर नहीं बल्कि ऐसे सबूतों पर आधारित है जिन्हें हम असल दुनिया में देख और परख सकते हैं। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि रिसर्च क्या है, लेकिन क्या हर रिसर्च एक जैसी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिसर्च कई तरह की होती है और इसे समझने के लिए शुरुआत करते हैं दो सबसे बड़ी कैटेगरीज से। मोटे तौर पर रिसर्च को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है फंडामेंटल रिसर्च। इसका मकसद होता है नई नई थ्योरीज बनाना, ज्ञान को बढ़ाना, मतलब क्यों का जवाब ढूंढना। जैसे कोई साइंटिस्ट ये पता कर रहा है कि ब्रह्मांड कैसे बना। दूसरी तरफ है अप्लाइड रिसर्च। ये उन थ्योरीज का इस्तेमाल करके हमारी रोजमर्रा की प्रैक्टिकल समस्याओं को सुलझाती है, मतलब कैसे का जवाब देती है। जैसे कोई इंजीनियर उसी साइंटिस्ट की खोज का इस्तेमाल करके एक बेहतर सैटेलाइट बना रहा हो। तो ठीक है, रिसर्च क्या है ये समझ लिया, उसके प्रकार भी देख लिए, पर ये होती कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है? एक सफल रिसर्च कोई अचानक से नहीं हो जाती। इसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर्ड रास्ता होता है, एक रोड मैप की तरह। जैसा कि हम इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, एक रिसर्च प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स होते हैं। ये एक प्रॉब्लम की पहचान करने से शुरू होता है और फिर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस से होते हुए आखिर में रिपोर्ट बनाने पर खत्म होता है। हर एक कदम बहुत जरूरी है। इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम आसान बनाने के लिए 3 बड़े फेजेस में बांट सकते हैं। समझिए जैसे कोई घर बना रहे हों। पहला, प्लानिंग फेज, यानी घर का नक्शा बनाना। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज, जहां असल में ईंटें लगाई जाती हैं, घर बनाया जाता है। और आखिर में कंक्लूजन फेज, जहां घर बनकर तैयार है और उसके नतीजों को सबके सामने रखा जाता है। अब उस प्लानिंग फेज का एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है हाइपोथेसिस बनाना, जिसे हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। ये एक तरह का पढ़ा लिखा अनुमान है, एक एजुकेटेड गेस, जो एक ध्रुव तारे की तरह पूरी रिसर्च को सही दिशा दिखाता है। एक हाइपोथेसिस असल में 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स यानी बदलने वाली चीज़ों के बीच क्या रिश्ता हो सकता है, इसके बारे में एक भविष्यवाणी है। और सबसे ज़रूरी, ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जिससे टेस्ट किया जा सकता है। जैसे एक हाइपोथेसिस हो सकती है कि जो लोग रोज़ एक्सरसाइज करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। यहाँ एक्सरसाइज और स्ट्रेस लेवल 2 वेरिएबल्स हैं। और ये हाइपोथेसिस भी कई तरह की होती है, जैसे नल हाइपोथेसिस। ये कहती है कि वेरिएबल्स के बीच कोई रिश्ता नहीं है, मतलब एक्सरसाइज का स्ट्रेस पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक खास दिशा बताती है, जैसे रोज एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस लेवल घटता है।
ये अलग अलग टाइप्स रिसर्चर को अपनी जांच पर फोकस करने में मदद करते हैं। अच्छा, रिसर्च की प्लानिंग हो गई, हाइपोथेसिस भी बन गई। अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, स्टडी करेंगे किस पर? किसी शहर के सारे लोगों पर स्टडी करना तो मुमकिन नहीं है। यहीं पर काम आती है सैम्पलिंग की तकनीक। सैम्पलिंग का मतलब है एक बड़ी आबादी यानी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा हिस्सा चुनना और उस पर स्टडी करना, ताकि जो नतीजे निकले वो पूरी आबादी पर लागू हो सकें। इसे ऐसे समझिए जैसे आप पूरे पतीले का स्वाद जानने के लिए बस एक चम्मच सूप चखते हैं। वो एक चम्मच ही आपको पूरे सूप का अंदाजा दे देता है। सैम्पलिंग के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। समझिए एक निष्पक्ष लॉटरी की तरह है, जहां आबादी के हर इंसान के चुने जाने का बराबर मौका होता है। दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये रिसर्चर की सुविधा या अंदाजे पर आधारित होती है। इसमें रैंडम जैसा कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तरीके जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि चुना गया सैंपल पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व करे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो नतीजे आते हैं वो काफी हद तक पूरी आबादी पर लागू होते हैं। लेकिन क्या हो जब रैंडम सैंपल लेना मुमकिन ही ना हो या बहुत मुश्किल हो? तब काम आती हैं नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स, जैसे कोटा सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग। इनका इस्तेमाल तब होता है जब किसी बहुत ही खास या मुश्किल से मिलने वाले ग्रुप पर स्टडी करनी हो। उन हालात में ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो रिसर्च को समझने से लेकर उसके लिए सैंपल चुनने तक हमने देखा कि नया ज्ञान बनाने के पीछे कितनी मेहनत और कितना सिस्टमैटिक तरीका होता है। इन सभी बुनियादी बातों को समझना हमें इस पूरी प्रक्रिया की अहमियत बताता है, और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है कि ज्ञान के इस विशाल सागर में इसकी सीमाओं को और आगे ले जाने के लिए अगला शोध किस पर होना चाहिए। कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की दुनिया के बड़े बड़े उलझे हुए सवालों के जवाब आखिर ढूंढते कैसे हैं? इसका एक ही जवाब है, रिसर्च यानी अनुसंधान। तो आज हम उन्हीं कमाल के टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके रिसर्चर्स हमारी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि ये जो हमारे मन में उठने वाले सवाल हैं, ये ज्ञान यानी नॉलेज में तब्दील कैसे होते हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि एक रिसर्चर के टूलकिट में आखिर होता क्या है। तो हमारे टूलकिट का सबसे पहला और शायद सबसे दिलचस्प टूल है एक टाइम मशीन। जी हाँ, ये हमें सीधे अतीत में ले जाती है। इसे हम कहते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान, और इसका सीधा सा काम है ये समझना कि पहले क्या हुआ था। तो ऐतिहासिक अनुसंधान असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ पुरानी कहानियां सुनाना नहीं है। ये एक तरीका है, एक सिस्टम है जिससे हम अतीत की घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, और इसका असली मकसद है गुजरे हुए कल से सीखना, ताकि हम आज को बेहतर तरीके से समझ पाएं। अब देखिए, कोई भी तहकीकात उतनी ही मजबूत होती है जितने मजबूत उसके सबूत। तो एक इतिहासकार या रिसर्चर अपने सबूत यानी अपने सोर्स कहाँ से लाता है? चलिए देखते हैं। यहाँ दो तरह के सोर्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स मतलब वो चीज़ें जो उस समय की सीधी गवाह हैं, जैसे कोई पुराना खत, कोई इमारत या उस दौर के औजार। ये रिसर्च का कच्चा माल है। और दूसरी तरफ है सेकेंडरी सोर्स, जैसे इतिहास पर लिखी गई किताबें या आर्टिकल्स। ये प्राइमरी सोर्सेज का विश्लेषण करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। और जैसा कि कर्लिंगर ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, सेकेंडरी सोर्स उस घटना से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा होता। ये असल में किसी और के रिकॉर्ड पर आधारित होता है, और ये एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अतीत को खंगालते ही क्यों हैं? असल में इसका मकसद सिर्फ गुजरी बातें जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ें कहाँ हैं और भविष्य में क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना है। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल टूल है, पर इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। इतिहास में आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? और जो नतीजे निकलते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हर जगह, हर स्थिति में लागू हों। चलिए, अब अपनी टाइम मशीन से बाहर निकलते हैं और आज में, यानी वर्तमान में वापस आते हैं। हमारे टूल किट का अगला टूल है स्नैपशॉट। इसका काम है किसी भी चीज़ की आज की तस्वीर खींचना। इसे हम कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। तो वर्णनात्मक अनुसंधान का मुख्य काम है
किसी भी मामले की मौजूदा स्थिति को हूबहू बयान करना। ये रिसर्च हमें ये बताती है कि क्या है, ना कि ऐसा क्यों है। मतलब ये अभी क्या हो रहा है, बस उस पर फोकस करती है। और मजे की बात यह है कि ये अकेला काम नहीं करता। एक पूरी साफ तस्वीर बनाने के लिए ये सर्वे, एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन जैसे कई तरीकों को एक साथ इस्तेमाल करता है। इसके अपने कई तरीके हैं, जैसे सर्वे करके लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं, किसी एक मामले को बहुत गहराई से समझने के लिए केस स्टडी की जा सकती है, या फिर पब्लिक ओपिनियन पोल्स भी इसी का एक हिस्सा हैं। ये सब मिलकर हमें वर्तमान का एक साफ स्नैपशॉट देते हैं। अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी टूल, जो एक जासूस की तरह काम करता है। मान लीजिए हमें ये पता करना है कि क्या किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ पर कोई असर पड़ा है, वो भी घटना के हो जाने के बाद, तो इसके लिए हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है घटना के बाद। तो यहाँ रिसर्चर कुछ बदलता नहीं है, बल्कि एक जासूस की तरह सुरागों को जोड़ते हुए पीछे की ओर जाता है। वो एक नतीजे से शुरू करता है और फिर उन वजहों को ढूंढने की कोशिश करता है जिनसे शायद वो नतीजा निकला हो। अब इस जासूसी के अपने फायदे और नुकसान हैं। ये उन हालातों में बहुत काम आता है जहां हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि सामाजिक मुद्दे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि यहाँ रिसर्चर का चीज़ों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए पक्के तौर पर असली वजह का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बात समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेथड हमें दो चीज़ों के बीच एक रिश्ता, एक कनेक्शन तो दिखा सकता है, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता कि एक चीज़ ही दूसरी का कारण है। हो सकता है कोई तीसरी ही वजह हो। हमेशा याद रखें, सहज संबंध का मतलब कारण होना नहीं है। तो ये रहे हमारे रिसर्चर के टूलकिट के 3 सबसे ज़रूरी औजार। अब ज़रा इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो ये है हमारे 3 खास टूल्स। अतीत को समझने के लिए टाइम मशीन, आज क्या हो रहा है इसकी तस्वीर खींचने के लिए स्नैपशॉट, और जो हो चुका है उसकी वजह तलाशने के लिए हमारा जासूस। हर सवाल के लिए एक सही टूल होता है। और अब जब हम इन शक्तिशाली टूल्स के बारे में जानते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी दुनिया के बारे में और कौन-कौन से बड़े सवालों की पड़ताल कर सकते हैं। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।